नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी की मॉक सीरीज चल रही थी उसमें 12 मॉक में टोटल करवा चुका हूँ। 13वां आज मॉक होने वाला है जो कि होगा टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 3, जो 30 वाले मॉक है फुल टेस्ट उसमें से। तो इसकी जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है तो वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे 12 तो वो देख लीजिए। हाँ, मैंने मैथ के सेक्शन मॉक की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 2 मॉक में करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन एग्जाम अप्रोच से करवाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो तीसरा आने वाला है वो आएंगे प्रीवियस ईयर, जो 2022 में जो पेपर हुए है ना, वो सीरीज वहाँ पर आने वाली है। तो आप लोग उस सीरीज को प्यार दीजिए ताकि मैं आपके एग्ज़ाम तक पूरे मॉक करवा सकूं प्रीवियस ईयर वाले मैथ के। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया ये इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको PDF मिलती है जो हम मॉक करवाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ से मिलेगी? मेरे बायो में मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो, मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं। मैं क्या करवाऊंगा? सॉल्यूशन करवाऊंगा एग्जाम अप्रोच से। बिल्कुल आपको 1.5 घंटे में मॉक सोल्व करके देंगे। थोड़ा उसके बाद उस क्वेश्चन की नॉलेज भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मतलब जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मॉक को। तो चलो, पहला क्वेश्चन। एक चीज देखिए, ये बोल रहा है 25 का जो पावर है ना वो 1/2 है। एक बार बताऊं, क्या 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट? क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा भाई? तू तो चल रहा है यार। एक मिनट दोस्तों, पॉज कर देते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट भाई भाई भाई, प्लीज वेट 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 वेट। हाँ तो दोस्तों, अब वापस। तो दोस्तों, अब चल गया है। मैं क्या बोल रहा था अभी आपको कि जो ये 1/2 है ना, इसका मतलब होता है अंडर रूट। और जो माइन, तो इसको क्या लिखूंगा? अंडर रूट 25 प्लस क्या लिखूंगा? अंडर रूट 25 का -1, है ना। एक्चुअल में ये क्या होता है कि इसका मतलब होता है, जब माइनस होता है तो इसका मतलब ये होता है अपॉन में जाके। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 26/5, 26/5 ये रहा। तो क्या हो गया? ए आंसर हो गया। बी। देखो, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है प्लस, और प्लस का मतलब क्या है? भाग 65। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब इंटू 15। इंटू का मतलब माइनस है 48। प्लस का मतलब क्या है? भाग 8। देखो, 64 प्लस 13/65 इंटू 15 माइनस, इसको मैं भाग दूंगा तो ये 6 बच जाए, 6। तो ये कितना है? 13 से 5 बार, 5 से 3 बार। तो 64 और 3 67 माइनस 6, तो 61 आ गया। 61, ठीक है। ये रहा। देखो, मैं यहाँ सॉल्यूशन कराऊंगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। एग्जाम अप्रोच होगी बिल्कुल। अमीषा अपनी उपहार की दुकान की सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहार छूट की घोषणा करती है। गुरमीत ने अपने लिए एक उपहार खरीदा, उसे 1100 रुपये की छूट मिली। वो क्या बोल रहा है कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे वो 30% की छूट देता है। एक्चुअल में क्या है ना, 30% की छूट देता है, लेकिन वो छूट क्या होती है? 30% की ना, 30% की जो ना हो के वो 1110 की होती है। यानी कि एक बार बताता हूँ कि जो जो 1110 की छूट है ना, वो 30% के बराबर है। तो मुझे 100% का मान चाहिए। अंकित मूल्य पूछा है ना इसने, तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा? ये 37 बार कटेगा, तो 3600 आ गया। 3600
ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत सीधा क्वेश्चन है, आपको 15-20 सेकंड में करके निकल जाना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? एक चीज बताओ, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। तो सबसे ज्यादा किस में होगी भाई? घर्षण सबसे ज्यादा जो स्थिर होगा उसी में होगा ना। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझना। अब एक बार बताओ, लोटन का मतलब क्या है? एक बार मैं इंग्लिश में देख लेता हूं थोड़ा सा। स्लाइडिंग और रोलिंग। एक बार बताओ, आप गुड़कते मतलब लुढ़कते हुए जाओगे तब ज्यादा आकर्षण होगा, या स्लाइड करते हुए जाओगे तब? यानी कि स्लाइड करते हुए जाएंगे तब? तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सी। यानी कि सबसे ज्यादा आकर्षण होगा जो स्थिर हो, स्टैटिक होगा, उसके बाद जो स्लाइडिंग होगा, उसके बाद रोलिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उन्हें किस दर पर बेचना होगा? मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास 100 रुपए की कोई वस्तु थी, अगर मैंने 25% की हानि पे बेची, यानी कि मैंने 150 रुपये पे बेचा, तो मुझे 25% की हानि हुई, यानी कि 75 का मान क्या हुआ? 150। और मुझे 20% का लाभ चाहिए, तो 120 है ना। तो मुझे ये 75 का मान है, मुझे 120 का मान चाहिए, तो ये कितना आ गया? 240। ये दो बार जाएगा, ये 240। 240 भाई, 240 कहाँ है? ये रहा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 240 लगाओ, चलो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम मोलस्का का एक उदाहरण है? मोलस्का का एक उदाहरण है, तो शायद ओटोपक्स होगा। ओटोप्स। एक चीज बताता हूं मैं, जो मोलस्का है ना, वो ऑर्थोपोडा के बाद जो जिन जिन जंतुओं में हड्डी नहीं होती ना, वो दूसरा सबसे बड़ी नस्ल है ये। कौन सी? मोलस्का, ऑर्थोपोडा के बाद। नेक्स्ट, देखो इसको देखिए। एक्चुअल में 111 से 432 जा कैसे सकते हैं? 3 गुना करूंगा तो 333 आएगा, 4 गुना करूंगा 444 आएगा, लेकिन इसको 4 गुना तो नहीं हो रहा, ये इसका 4 गुना थोड़ी है। देखिए इनके डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 331 का है, सॉरी 321 का। इनके बीच डिफरेंस क्या है? 1, 2 और 3, यानी कि 321 का डिफरेंस है, तो इसमें 321 जोड़ दो भाई, तो कितना? 641। 641 भाई, 641। 641 आंसर हो गया भाई। यानी कि डिफरेंस का अंतर था भाई इसमें। एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। एक बार बताओ, ये कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, इसमें क्या है? पी क्यू आर और एस, ये 4 कोण हो गए, 4 कोण हो गए। ठीक है, ये बोल रहा है कि P प्लस क्यू, सॉरी P प्लस आर बराबर 3 कोष्टक Q प्लस एस है। यदि P का मान 120 डिग्री है तो R का मान, एक बार बताओ, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का मान, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है? 360 डिग्री। देखो ये मैं कोण लिखूंगा नहीं ऐसे, मैं ये सीधा ये लिख देता हूं। अगर इसका मान 360 हो गया और मैंने P की जगह 120 रख दिया, तो क्या मुझे Q प्लस आर प्लस एस बराबर 240 नहीं मिल गया? अगर मैं इसको 240 मिल गया, अगर मैं R को इधर ले आऊं तो R मिल जाएगा। Q प्लस एस बराबर क्या मिल गया? 240 माइनस R। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कैलकुलेशन है सिर्फ। अब देखना, मेरी बात को समझना। ये दे रखा है ये, अगर मैं Q प्लस एस की जगह 240 माइनस आर रख दूं, P प्लस आर बराबर 3, 240 माइनस आर रख दिया मैंने किसकी जगह? Q प्लस एस की जगह। अब इसको मैंने सोल्व किया तो P प्लस आर बराबर 720 माइनस 3R। अगर मैं P की जगह 120 रख दूं, यहां से देखो इसने P का मान दे रखा है 120, तो ये क्या आ गया? ये प्लस 4R बराबर 720 माइनस 120, 600। तो R बराबर मुझे क्या मिल गया? 150। इसने R का ही तो मान पूछा है, ये रहा भाई C। कुछ नहीं, सिर्फ
आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 180 360 डिग्री। उसके बाद सोल्व कर दो, हो जाएगा काम। देखो इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्यू पी के पूर्व में स्थित है। अगर पी यहाँ है तो पूर्व किस साइड होगा, इस साइड, तो क्यू यहाँ स्थित है। आर पी के उत्तर में स्थित है, आर इधर होगा, उत्तर इधर होगा, तो आर यहाँ होगा पी के। एस क्यू के उत्तर पूर्व में है, एस। एक बार होता उत्तर पूर्व किस साइड होता है, इस साइड, इस साइड, तो एस है ना, क्यू के उत्तर पूर्व में एस। ठीक है भाई, मैंने मान लिया एस क्यू के उत्तर पूर्व में। टी पी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व किस साइड होता है, इस साइड, तो एक बार बताओ टी है ना किसके, पी के दक्षिण पूर्व में। अब देखना, और क्यू के दक्षिण पश्चिम में, ये टी है ना, वो क्यू के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि इसके दक्षिण, ये तो यहाँ तो दक्षिण आ गया, तो मुझे यहीं रखना पड़ेगा किसको, टी को, मैं यहाँ नहीं ले जा सकता। अब ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। एस के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है, एक बार बताओ। एस के संदर्भ में अब टी की स्थिति क्या होगी, एस के अनुसार ये क्या हो गया, पश्चिम, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये उत्तर, तो ये क्या, ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन। क्या बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, 10 नंबर क्वेश्चन को। NH4Cl निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, SSiO2। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3। और कार्बोनिल डाइक्लोराइड क्या होता है, COCl2। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये होता है NH4Cl। इसने यही तो पूछा, NH4Cl क्या होगा, डी। देखो मैंने 4 ऑप्शन के आपको फॉर्मूले में लिखवा दिए, जिसको याद नहीं हो वो लिख लेना भाई। यदि कोई व्यक्ति क्रिसमस को 320 रुपये प्रति केजी पर खरीदता है, कोई किस्मत से ना, वो 320 प्रति किलोग्राम पर खरीदता है और उसे 6 रुपये प्रति 25 ग्राम बेचता है। एक बार बताओ, लाभ हानि पूछी उसने। अगर वो 6 रुपये में 25 ग्राम पूछ रहा है, खरीद बेचता है, तो 1 ग्राम कितने में बेचेगा, 25/6 में, ये सॉरी 6/25 में, 6/25 में। अब एक चीज बताओ, ये 1 ग्राम का मूल्य हो गया, 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 240 रुपये। 240 रुपये क्या हो गया भाई, उसका विक्रय मूल्य होगा SP। CP कितना है, 320। तो हानि हुई, लाभ हुई, हानि हुई, कितने की हानि हुई, 80 की हानि हुई, कितने पे, 320 पे। ये 1/4 हो गया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% की हानि, 25% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्या बोल रहा है कि टॉलरेंट शब्द है। अब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले शब्द से, यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर व्यंजन है, मान लो ए मतलब बी है, तो ये बोल रहा है कि उसके पहले वाले शब्द से, यानी कि ए से रिप्लेस कर दो भाई उसको, है ना। ये बोल रहा है प्रत्येक स्वर को उस अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले से, यानी कि अगर मान लो ए स्वर है तो उसको, वोवल है तो उसको बी से रिप्लेस कर दो, ये बोल रहा है। तो ऐसे स्थापित करना। अब के टी क्या है, टी एक व्यंजन है, तो SOPKFABMS। भाई देखो मैंने आपको समझा दिया और मैंने चुपचाप लिख दिया, फटाफट, थोड़ा जल्दी भी सोल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से चौथा अक्षर होगा। दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन है, F। दाएं छोर कौन सा है, 1 मिनट देखना, सॉरी गलती हो गई है मेरे से। ये Q आएगा यहाँ पे, Q, ये Q। दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, ये चौथा Q होगा भाई, Q। A होगा, A ऑप्शन, ठीक है। देखो आदमी हूं, मॉक सोल्व कर रहा हूं, तो भाई गलती हो सकती है, तो इस पे ज्यादा सीरियस मत लेना। इसको सम्मिलित करना है। एक्चुअल में क्या है ना, सम्मिलित करते टाइम आपको ये होना चाहिए कि मुझे आता कौन सा है, मुझे ये नहीं आता, ये किससे होता है मुझे नहीं पता, ये किससे होता है ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि पोलियो
एक विषाणु जनित रोग है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। यानी कि बी किससे जाएगा, पष्ट से, बी पष्ट से जाएगा, बी पष्ट से, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया। मलेरिया सबको पता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, यानी कि इससे, यानी कि तीसरा फोर्थ से। तो ये तो भाई क्या लगाऊंगा, आंसर क्या हुआ, ए। अब देख लो, साइट्रस कैंकर किससे होता है भाई, किससे होता है, जीवाणु से, और ये किससे होता है, गेहूं का पर्णकीट कवक से। अब क्या बताओ मुझे, एक मैंने मिलाया और मुझे सारी चीजें मिल गई। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। एक बार बताता हूँ, नेपाल से जो सीमाएं लगती है ना, उसकी जो ट्रिक होती है ना, वो सुब्बू होती है, सुब्बू। क्या होती है, सुब्बू। एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका मतलब होता है सिक्किम, यू का मतलब यूपी, बी का मतलब बिहार, इसका मतलब बंगाल, और यूके का मतलब यूके, यू का मतलब, यानी कि एक यू का मतलब यूपी, एक यू का मतलब यूके, एक बी का मतलब बिहार, एक बी का मतलब बंगाल, एक एस का। अब इनमें से किससे नहीं लगती, उत्तर प्रदेश से लगती है, बंगाल से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, तो असम से नहीं लगती भाई, असम से। इसने पूछा किससे नहीं लगती, तो भाई असम से नहीं लगती। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 4 गुना हो जाएगी। एक बार बताओ, ये कोई वर्तमान आयु है, यहाँ पे 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद में अंतर कितने आएगा, आएगा 30 का। ये बोल रहा है कि 30 नहीं है भैया, 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद है ना। 15 वर्ष पहले मान लो कि एक उसकी आयु थी, तो 15 वर्ष बाद 4 हो जाएगी। एक्चुअल में ये 3 का डिफरेंस नहीं है, ये बोल रहा है 3 का डिफरेंस नहीं, 30 का डिफरेंस है। अगर मेरा 3 का मान 30 हो गया, तो एक का मान कितना हो गया, 10। 10, जो 10 एज है ना, जो 10 वर्ष एज आई है ना, वो उस व्यक्ति की 15 वर्ष पहले की आयु एज आई है, 15 वर्ष पहले की। अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूंगा, तो क्या 25 ईयर वर्तमान एज नहीं बन जाएगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको 40 निकाल के इससे 15 कर दो, माइनस कर दो 25। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हो, 25 उसकी वर्तमान एज आ जाएगी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। चर को, अच्छा चर को सबको पता है, ये तो सबको पता है, चर को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर 13 है और x वाई 25 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार बताओ मुझे, क्या इसका फॉर्मूला, इसको मैं खोल नहीं सकता, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सबको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैंने ये, अब मुझे एक चीज में क्या है कि ये तो मेरे को दे रखा है कितना, 13। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है ये। ठीक है, अब ये निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, देखना मेरी बात को। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 13 का एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या ये बात सबको पता है। अगर मैं एक्स वाई की जगह 25 रख दूं, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 50 इधर जुड़ेगा तो 219 आ गया, 219। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 219 आ गया, तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैंने इसकी जगह 219 रख दिया और इसको 2 इंटू 25 कर दिया, एक्स वाई का मान 25 है दे रखा है, तो ये कितना आ गया, 269। यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 269 आ गया। तो एक्स प्लस वाई का मान क्या आ गया, अंडर रूट 269। अब एक बार बताओ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान अंडर रूट 269 आ गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 13 अंडर रूट 269। तो ये क्या आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा, खत्म। क्या आया भाई, फॉर्मूला रख। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, फॉर्मूला याद करिए, सीधा क्वेश्चन है भाई। अब केंद्रीकरण किसको अलग करता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, मुझे इतना इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये क्या है मुझे नहीं पता। एक्चुअल में इन दोनों ऑप्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कोलाइड है ना, वो होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के
दूसरे पदार्थ के छोटे कणों में मिल जाना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में छोटे छोटे कणों में मिल जाना, ये होता है। ठीक है। और इमल्सन या पायस क्या होता है? दो अमिश्रण, समझ रहे हो, जो मिश्रित नहीं हो सकती पदार्थों का एक मिश्रण। जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूं कि जैसे इसका उदाहरण मान लो क्या होता है, पानी में तेल, पानी और तेल, ये तो देखो ये तो नहीं होने वाला। संतृप्त विलयन के बारे में मुझे नहीं पता और अपकेंद्रीकरण के बारे में भी मुझे नहीं पता। अब लगाऊंगा क्या, क्या लगाऊं? छोड़ देता हूं मैं इसको, या फिर कोलाइड लगा देता हूं। कोलाइड लगा दिया मैंने, नहीं छोड़ ही देते, चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाकी मेरा जो दोनों चीज़ें समझाना था वो मैंने समझा दिया आप लोगों को, जो मेरा मकसद था वो मैंने समझा दिया आप लोगों को। जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है? सबको पता होगा भाई। अगर ये नहीं पता तो भाई एग्जाम निकलेगा कैसे? साइंस में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा बताओ? डी, इनकी जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट, 1.3 पर बार को प्रमेय अभिन्न में भिन्न में परिवर्तन कीजिए। एक चीज बताओ मुझे, 1.3333 ये है तो क्या ये 4/3 का मान नहीं हो गया? एक तो ये हो गया, एक तो ये आप सोच सकते हो, खुद से सोच सकते हो, है ना। एक मैं जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ। कॉन्सेप्ट कहता है कि 1.3 है, बार है, तो 1 को 1 ऐसे ही लिख दो, और जो 3 है ना जिसके ऊपर बार है उसको 3 लिखना है, और जिसके ऊपर बार है ना उतने नीचे 9 लगा दो, ये 9। तो ये क्या हो गया? 1 + 1/3। इसको सोल्व करूंगा तो 4/3, ये रहा भाई बी ऑप्शन। देखो मैंने पिछले मॉक में भी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और बड़ी कोई संख्या हो तो आपको इन चीजों का सम करके और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। किससे? संख्याओं, जो वर्ड में जितने अक्षर है ना, वर्ड है ना, उनसे इंटू मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। इसमें एक्चुअल में क्या है ना, अगर पास पास है ना, कम संख्या मतलब छोटी कोई संख्या है, 18 ही है, तो एक्चुअल में क्या किया हुआ इसने, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 मिल गया। इसमें कितने, 3 6 9 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 मिल गया। यानी कि जितने अक्षर है ना उतने अक्षरों को क्या कर दिया इसने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 6 और 8, 8 या 24, 24 ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है? देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो हृदय में है ना, वो जो ऑक्सीजन रहित जो रक्त है ना, वो महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है। जो CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भाई संजय कुमार अग्रवाल को। देखो इसकी PDF मैं आप लोगों को आज अपने टेलीग्राम पर चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी, मैं खुद डालूंगा इसकी PDF आज। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, यह बात किसको नहीं पता? पहले तो जिसको नहीं पता वो एक बार सोचो इस क्वेश्चन को। सोच लिया? अब मैं बताता हूं। जो पीनियल ग्रंथि है ना, वो मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है, तो ए आंसर हो गया। अब एक बार बताता हूं, पीनियल ग्रंथि होती कहाँ है? यह मानव मस्तिष्क के मध्य होती है, मानव मस्तिष्क के मध्य में। ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन है ना, वो क्या होता है, वो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में स्त्रावित होता है। ठीक है। इसके बारे में मुझे नहीं पता। एपिनेफ्रिन, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा।
ये क्वेश्चन मेरे किसी एग्जाम में आया था, शायद एनटीपीसी में आया था, शायद अंडर ग्रेजुएशन वाले में या किसी में आया होगा। तो भाई इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में रस संवेदी। एक बार बताओ, रस अपन किस चीज से महसूस करते हैं? रस का स्वाद किससे? क्या आंखों से करते हैं? नहीं। नाक से? नहीं। जीभ से? जीभ से। तो जीभ आंसर लगाओ। वर्ष कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे वो उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1600 में। एकाधिकार मिला तभी तो स्थापित की गई, तो 1600 इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल कैसे ज्ञात करते हैं? एक्चुअल में मूल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो पिछला जो क्वेश्चन मॉक था या उससे पहले वाला मॉक था या शायद सेक्शनल मॉक होगा, उसमें मैंने आपको दूसरे तरीके से भी मूल ज्ञात करके बताया है। मैंने बहुत सी बार बता दिया, आप लोग देखिए पूरे वीडियो तब आपको पता चलेगा। यहां से मुझे b का मान क्या मिल गया? b का मान मुझे 12 मिल गया, a का मान मुझे 1 मिल गया और c का मान -36 मिल गया। ये मान ही रखना है मुझे, किसमें? इसमें -12 प्लस माइनस b का कितना स्क्वायर तो 144 -4 1 -36 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये -12 प्लस माइनस ये कितना आ गया? ये 144 प्लस 144 बटे 2, तो ये कितना हो गया? -12 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको 12√2 नहीं लिख सकता, 12√2 अगर ये लिख दिया तो 2। अगर मैंने यहाँ से 2, मैंने यहाँ से 6 कॉमन, मैंने 12 ही कॉमन ले लिया, मान लो कि क्या कॉमन ले लिया मैंने? 12 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, ये -12। देखो एक्चुअल में ऐसे मत करो इसको, अब यहाँ से तोड़ दो। एक्चुअल में दो संख्याएं तोड़ दो, एक बार प्लस तोड़ दो, एक बार माइनस तोड़ दो। एक बार 12 माइनस 12√2 बटे 2 और एक ले लो -12 प्लस 12√2। अब यहाँ से इसको सोल्व कर दो, ये आपके दो मूल निकले आएंगे। अगर मैंने यहाँ से -6 कॉमन लिया है ना, तो ये 1 प्लस √2 बटे 12 कॉमन लिया ना, तो ये 2 यानी कि ये 6 से चला जाएगा, यानी कि -6 और एक तो ये मूल हो गया, यानी कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, एक क्या हो गया? एक मान लो कि मैंने 12 कॉमन लिया, तो क्या हो गया? √2 - 1 बटे 2, तो ये 6 2 अंडर माइनस ये आ गया, तो ये तो इसमें नहीं होगा, तो कौन सा आ गया? बी। तो बी ऑप्शन। 2 मिनट लगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला याद हो, आपको सिर्फ मान रखना है। एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? एक चीज बताता हूं मैं। देखो मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई है कि 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल 1 जूल अपॉन सेकंड। तो 1 वाट सेकंड बराबर क्या होगा? 1 जूल। अब एक चीज बताओ, ये तो 1 सेकंड का आ गया, लेकिन एक्चुअल में मुझे घंटा का याद करना है, यानी कि हावर का। तो 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या 3600 ये नहीं होगा? 3600 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो मुझे अगर मैं 1 वाट को 3600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मुझे 3600 जूल नहीं मिल गया? 3600 जूल। तो क्या आंसर हो गया? 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, यानी कि डी ऑप्शन बाय डी। उद्यमी महिलाएं और जनितेशी। एक चीज बताओ, इसको मुझे बनाना है, मैं बना कैसे सकता हूं? मैं बोलता हूं कि कुछ महिला, ये महिला है, ये महिला है, हो सकता है कुछ महिलाएं उद्यमी हो, उद्यमी कुछ महिलाएं हो भी सकती है, कुछ महिलाएं नहीं हो सकती, तो मैंने ये चीज बना ली। हो सकता है कुछ जो जनितेशी हो ना,
वो कुछ महिला भी हो और कुछ उद्यमी भी हो। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। डायग्राम कौन सा? ए वाला। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ये टॉपिक सबको समझ में आता है ना भाई? आना भी चाहिए। आप एग्जाम की तैयारी करो, नौकरी लेने जा रहे हैं भाई, नौकरी लेने। किसका उपयोग धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअल में क्या है ना, शायद जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए धन की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? क्रेडिट नियंत्रण होता है। क्रेडिट नियंत्रण। एक व्यक्ति ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। यदि वह 7 वर्ष के अंत में कुल 2884.5 रुपीज का ब्याज चुकाता है तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है? एक चीज बताओ। ये बोल रहा है कि 7 वर्ष का मैंने क्या 7 वर्ष का टोटल ब्याज मिला, मैं 3 वर्ष तक तो क्या लेता हूँ 10% ब्याज पर, तो क्या मुझे 30% यहाँ से नहीं मिल गया ब्याज? अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष से आगे मैं 15% लेता हूँ। एक्चुअल में मुझे 7 वर्ष तक जाना है, 7 वर्ष तक। तो 3 वर्ष से प्लस कितना हो गया? 4 वर्ष बच गया, 4 वर्ष है ना। और 4 वर्ष के लिए मैं कितना 15% भी ब्याज पे लेता हूँ, तो क्या मुझे ये 60% नहीं मिल गया? तो इन ये टोटल है ना 90% का मान क्या दे रखा है इसने? 2884.5। ये 90% का मान दे रखा है। अपने को चाहिए क्या? 100% का मान। तो ये काटा 9 से 3 बार काटा, ये 2 बार काटा, 0 बार काटा, 5 बार काटा, यानी कि 320.5। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3205 आ जाएगा। 3205 ये रहा भाई, 3205। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दिखाई दे गई। 3 फलक दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत। एक चीज देखना, मैं हर बार आपको बताता हूं कि 3 और 4 देखा मैंने, 3 और 4, इसमें भी 3 और 4 देखा, तो 5 के विपरीत आ क्या गया? 6। अगर 5 के विपरीत 6 आ गया तो क्या 3 के विपरीत 6 हो सकता है या 5 हो सकता है? नहीं, ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखना, मेरी बात को समझना। अब मैंने यहाँ पे 3 और 6 देखा, इन दोनों में, इसमें भी 3 और 6 था, तो एक के विपरीत 4 आ गया। तो क्या, एक बार बताओ, 3 के विपरीत 1 या 4 में से कुछ हो सकता है? नहीं, दोनों नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हुआ। तो बचा क्या? 2/2। तो यानी कि 3 के विपरीत 2 होगा, 2 होगा, 2। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और बी और सी की आयु का अनुपात 6:5 है, तो सी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, मैंने ऑप्शन देखा और मैं एग्जाम में होता तो मुझे ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु 3 का मल्टीप्लाई होगी। 3 का मल्टीप्लाई कौन सा है? एक ही है। खत्म, ये आंसर हो गया। ये मेरा एग्जाम में पैटर्न होता है इसको सोल्व करने का, लेकिन एक्चुअल में मुझे एग्जाम नहीं है तो मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ। ए बी सी, ए और बी का रेशो क्या होता है? 3:4। बी का रेशो क्या है? 6 और 5। बी सी का रेशो। मैं क्या बोला था अभी, जो पिछला सेक्शन मूव कराया था, आप लोग देखना, वहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया भी था कि अगर ये 4 है तो इधर भी 4 रख दो, ये 6 है तो इधर भी 6 रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18, 24 और ये कितना हो गया? 20। अब इसको मैं काटूंगा तो 9, 12 और 10। ये मेरा रेशो आ गया किनका? ए बी सी डी का। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि सी की आयु कितनी है? 20। अगर 10 का मान 20 है तो 9 का मान क्या होगा भाई? ए की आयु पूछी है तो 18। तो इससे भी आंसर आ गया 18। मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, एग्जाम में कैसे करना है वो भी बता दिया, दोनों तरीके बता दिए भाई। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? बिल्कुल भाई, इससे संबंधित एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। कृषि से संबंधित है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्चुअल में नॉमी का मतलब क्या होता है? उस चीज से संबंधित क्या होता है कि विज्ञान के नॉलेज भी बोल सकते हैं, नॉलेज। तो क्या होता है ना कि नॉलेज ही तो पूछा इसने, तो ये बी ऑप्शन हो गया, बी।
निम्नलिखित नहीं सॉरी कौन सा एक कोशिकीय जीव उस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आच्छादित कर अवशोषित कर लेती है। तो भाई ये नहीं पता मुझे, छोड़ो इसको। किसी को पता हो तो भाई देख लेना, अपने लेवल पर भी कुछ ट्राई किया करो। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो इसके पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पर में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो देखो मैं क्या बोलता हूँ, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले a था अब प्लस a, यानी कि पहले जो किनारा था वो 2 था, 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, अब 3 हो गया। तो एक बार बताओ, पहले 4 × 2 था, अब क्या हो गया, अब हो गया भाई क्या, ये रेशो ले लो यहाँ पे 4 × 3 × 3, 4 से 4 कट गया तो 4:9 हो गया भाई। पहले 4 था अब 9 हो गया, वृद्धि के बाद 9 हो गया, तो कितना ज़्यादा हुआ, 5 ज़्यादा हुआ, किससे 4 से 100%, 125%। ये रहा डी ऑप्शन आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य एक लेखांकन वर्ष के एक बार बताओ, जो आपका जो मूल्य होता है, घरेलू आय होती है एक वर्ष के, जो एक वर्ष के भीतर ही तो होती है ना, अंदर। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नहीं, ये देखो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश एक्चुअल में हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल डिस्पोजल इनकम। एक्चुअल में पर्सनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल जो टैक्स अपन पे करते हैं ना, माइनस जो टैक्स नहीं पे करते, नॉन टैक्स पेमेंट। यानी कि मैं पर्सनल डिस्पोजल इनकम निकालने के लिए, ये बी ऑप्शन हो गया, मैं क्या करूँगा, मेरी पर्सनल इनकम मैं से टैक्स घटा दूंगा। और ऐसा नॉन टैक्स पेमेंट कौन सा होता है, देखो हो सकता है कुछ खर्चे आपके ऐसे रहे होंगे जो टैक्स फ्री रहे होंगे, समझ रहे हो, तो वो नॉन टैक्स पेमेंट हो गया भाई, जिस पर टैक्स नहीं लगता। तो बी इसका आंसर हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज डल्ला पूजा, devoted to worshiping the sun, is traditionally celebrated by the people of Bihar। तो सबको पता है भाई, क्या ये नहीं पता, छठ पूजा, छठ पूजा ये रहा। सेलेक्ट द करेक्ट, अच्छा हिंदी में करो ना, फिर आप लोग बोलोगे इंग्लिश में कर दिया भैया। देखो अगर दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, ये ई इधर आएगा, पहली बात तो आर ऐसे हो जाएगा, तो इन दोनों में से कोई, अच्छा ठीक है, ए तक तो ये सब में सेम है। अब 6 है तो ये चीज़ है ना ऊपर ऊपर ही रहेगी, ये नीचे थोड़ी आएगी। तो इन अब एक वो तो 6 के बाद क्या है 3, ये तो यहाँ तो 8 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 3 के बाद क्या है 4, यहाँ क्या आ गया 7 का आ गया, तो ये रहा डी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है। ये किया जाता है भाई, यार ये नहीं पता यार, इसको छोड़ दो, शायद ये बाद में, मुझे जहाँ तक याद है शायद मैं देखता हूँ फिर इसको। एक पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है और इसकी चाल दुगनी कर दी जाती है, तो एक बार बताओ तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहले एक बार बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। 1/2 इंटू द्रव्यमान को m लिख सकते हैं और वेग को v लिख सकते हैं, ये होता है भाई किसका, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये ठीक है। अब एक बार बताओ, मैंने एक्चुअल में क्या किया है कि द्रव्यपिंड का जो द्रव्यमान है ना m, मैंने इसको आधा कर दिया, तो m/2 कर दिया मैंने, और चाल को दुगना कर दिया, यानी कि मैंने 2v कर दिया। ये मेरा एक तरफ तो ये पुराना हो गया 1/2 mv। अब मैंने क्या कर दिया, इसी को ही 1/2
एम की जगह एम बाई टू इंटू, सॉरी ये स्क्वायर होता है, सॉरी एम वी स्क्वायर, तो क्या 2v का स्क्वायर होगा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे का ऐसे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको सोल्व कर लेता हूँ। एक बार बता, 1/2 इंटू एम बाई टू इंटू 4v स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया, ये क्या आ गया mv स्क्वायर, ये क्या है 1/2 mv स्क्वायर। अब एक बार बताओ, ये पहले वाला क्या था हाफ, अगर मैं इसको एम वी स्क्वायर को इधर 2 कर दूं, इधर ले जाऊं 2mv स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि पहले तो mv स्क्वायर था, अब क्या हो गया, अब 2mv स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया दुगना हो गया ना, दुगना, तो भाई ए आंसर हो गया ए। 2027 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सबको पता है भाई, जितने भी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल है ना, वो लॉर्ड्स होस्ट करता है लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड में सारे अब तक 2 हुए हैं, दोनों इसी ने होस्ट किए हैं। मैं बता देता हूं, जो पहला हुआ था 2021 में, हाँ 2021 में होगा, उसमें न्यूजीलैंड जीता था, न्यूजीलैंड। और जो दूसरा हुआ था 2025 में, इसे कौन जीता है? साउथ अफ्रीका। यानी कि 2 बार अब तक हो चुका, और दोनों, इसका उपविजेता भारत था, इसका उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। और दोनों बार होस्ट किसने किया है? लॉर्ड्स ग्राउंड, इंग्लैंड में। देखो ये आकृति है, तो इसको एक काम करते हैं, बाद में ही गिनेंगे, या गिन दे अभी, गिन देते हैं, नहीं दे बाद में गिनना ये, अगर ये तो देखो ये छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए। किसका नाइट का कोड पूछा है? अब मैं पहले तो नाइट को ढूंढूंगा, नाइट कहाँ पे है? ये नाइट है, यहाँ पे नाइट है भाई, नाइट। अगर मुझे आर कोड डार्क का कोड मिल जाए तो मुझे क्या नाइट का कोड नहीं मिल जाएगा? अब डार्क कहाँ है भाई? डार्क यहाँ भी है और डार्क यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है? एनयू, तो डार्क का कोड एनयू आ गया। आर कहाँ है? आर ये रहा, इसमें क्या कॉमन है? के यू, तो के आर का कोड के यू हो गया, तो बच क्या गया? पी यू, तो नाइट्स का कोड क्या हो गया? पी यू। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? क्या बताने की जरूरत है? नहीं पता है तो भाई मर जाओ कहीं जाके। वोल्ट। ये तो रोजाना हर मॉक में मिल ही जाएगा आपको आंसर। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को देखो, ये 5 है, या 8 है, ये 11 है, ये 14 है, समझो। मैं एक्चुअल में उनकी सीधी प्लेस वैल्यू देख रहा हूँ, इनके बीच, सबके बीच 3-3 का अंतर है, 3-3 का। एन के बाद 3 जोड़ूंगा तो क्यों आएगा? ये इन तीनों में से एक होगा। अब देखना, मुझे 1 से 2 पहुंचा दुगुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, तो 5 गुना। 5 गुना का मतलब 120, यानी कि क्यों 120 ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये 120 ये आ गया, तो डी आंसर आ गया, डी। समान अनुपात में है 4 संख्या है। एक चीज बताऊं, मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूं कि ए बी सी डी, अगर इनको समान अनुपात में लिखना है तो बाहर वाले को बाहर से गुणा कर दो, अंदर वाले को अंदर से, इनके ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये कर दो भाई। अगर इसको मैं इससे गुणा कर दूंगा, इसको इससे गुणा कर दूंगा, तो मेरा अनुपात आ जाएगा, इनके समान अनुपात बन जाएगा। 3 इंटू 2x प्लस 7 बराबर x इंटू 12। यहां से मुझे 6x मिल गया, यहां से मुझे 21 मिल गया, यहां से मुझे 12x मिल गया, तो 21 बराबर क्या होगा? 6x। इसने मान किसका पूछा है? 6x का है तो पूछा है, तो 21 आंसर आ गया, 21 सी। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, आगे 49वां क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो आप, बी डी एफ जी एच जी ओ टी ओ डब्ल्यू 8 परिवार के सदस्य हैं। ओके, बी है ना, बी, ये क्या बोल रहा है कि बी जी का भाई है। बी किसका भाई है? जी का।
टी डब्ल्यू का पुत्र है तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये लाइन मैंने छोड़ी है। ओ जी का पुत्र है, ओ किसका पुत्र है, ओ जी का, ओ पुत्र है किसका, जी का। एच, एच क्या है ना, डी की पत्नी है, एच डी की पत्नी है तो इसको भी छोड़ दो अभी के लिए, इसका भी मुझे नहीं पता। इनकी दो दो चीजें मैंने छोड़ दी। जी और डब्ल्यू बहनें हैं, इनकी ये दोनों बहनें हैं। अगर ये बहनें हैं तो टी डब्ल्यू का पुत्र इसने क्या कह दिया, टी पुत्र डी का, तो ये भी ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये तो कर दिया, अब ये बच गया। ओके, एफ बी का पुत्र है, एफ किसका पुत्र है, बी का, बिल्कुल। और डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, डी। और इसने क्या बोला, एच डी की पत्नी है, एच इसकी पत्नी हो गई। अब एक बार बताओ, क्या परिवार के आठ सदस्य नहीं आ गए, 8 के 8 सदस्य आ गए। अब एच का संबंध ओ से बता दो पहली बात तो, ओ की नानी हो गई भाई एच, क्योंकि इसकी मम्मी की मम्मी हो गई ना, नानी 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 नानी। अटल पेंशन योजना के ग्राहक के लिए आयु मानदंड क्या है, मैं आपको बताता हूं। अटल पेंशन योजना शुरू कब की गई थी, 2015 में। इसका जो आयु मापदंड है ना वो 18 से 40 के बीच में है। और जो पेंशन लाभ मिलता है ना वो 60 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद मिलता है, यानी कि कोई इंसान 60 वर्ष कंप्लीट हो गई उसकी तो उसके बाद मिलता है, यानी कि 60 वर्ष तक मुझे उसकी इंस्टॉलमेंट देनी जमा करवानी है अटल पेंशन योजना की। उसके बाद जब मैं एक मेच्योरिटी पीरियड में आ जाऊंगा, 60 वर्ष का हो जाऊंगा, तो भाई मुझे इसका बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 18 से 40। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिनों के बाद कार्य को छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिनों में के बाद चला गया, यानी कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। ए 5 दिन में करता है भाई, ए 5 दिन में, बी 10 दिन में करता है। अगर मैं एफिशिएंसी ले लूँ तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरा टोटल कार्य 10 था, समझना, और मैंने क्या है ना 8 ए और बी को कुछ दिन काम करवाया और ए छोड़ गया, फिर बी ने 8 दिन तक काम किया। एक बात बताओ, अगर बी ने ये 8 दिन तक काम किया तो 8 दिन में बी कितना काम कर देगा, 1 × 8, 8 कार्य कर देगा, यानी कि 2 कार्य बचा। जो ए और बी ने जो कार्य किया ना वो टोटल 2 ही किया, और इनकी एफिशिएंसी है कितनी, 3, तो 2/3, यानी कि इन्होंने 2/3 डेज तक कार्य किया। 2/3 का ये रहा भाई, डी। नाभिकीय झिल्ली, एक नाभिकीय झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग की जाती है। भाई कोशिका द्रव्य से ध्यान रखना। ए बराबर 11 है, बी बराबर 9 है, तो इसको सोल्व करना है। ए का स्क्वायर क्या होता है, 121, 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, प्लस ए बी कितना हो गया 99 बटे ए क्यूब कितना होता है 1331, माइनस 9 का क्यूब क्या होता है 729। सोल्व कर दो, इसको सोल्व करना है। ये कितना हो गया, ये 220, 301, 301 बटे कितना हो गया, इसको मैं करूंगा 2, और ये कितना हो गया 0 और 602, 1/2 हो गया, 1/2, 1/2 आंसर आ गया। 1/2 कहाँ है, ये रहा भाई। कुछ नहीं, वैल्यू दे रखी है, पुट करो और सोल्व करो। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई किया, नहीं भाई, सीधा कैलकुलेशन करनी है यार। आपको स्क्वायर क्यूब तो मालूम होना चाहिए ना। एक व्यक्ति अपनी कार को 24 घंटे की दूरी तक 48 किलोमीटर की गति से चलाता है। एक बार बताओ, अगर मैं स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। एक चीज बताओ, स्पीड मेरी 48 है और 24 मेरी दूरी है, तो टाइम मुझे कितना लगेगा, आधा घंटा, 0.5 मिनट। अगले मैंने 1.5 घंटे में कितना 80 किलोमीटर की दूरी से कार चलाता हूं। एक बार बताओ, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टाइम, यहाँ पे मुझे आधा घंटा लगा, यहाँ पे मुझे 1.5 घंटा लगा, यानी कि टाइम लगा मुझे 2 घंटे। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितनी है, 80 किलोमीटर की गति से चलाओ, 1.5 घंटे चला तो 120, यानी कि 144/2। तो जो मेरी एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 72 भाई। जनवरी 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नहीं पता भाई। लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, बिल्कुल। एक चीज बताओ, अपन निष्कर्ष कहाँ से निकालते हैं? निष्कर्ष कथन से निकालते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है वो बात की बात है। अपने को जो निष्कर्ष निकालना है ना, वो इस लाइन के आधार पर निकालना है, इस लाइन के आधार पर। मुझे फैक्ट क्या है उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ इस लाइन के बारे में सोचना है। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो वो अपना लाल रक्त खो देगा। उसने सीधा बोला है कि जो लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये रक्त का रंग लाल होता है। ये कहता है कि अगर आरबीसी को ही हटा दूं तो वो अपना रंग खो देगा। बिल्कुल भाई, कथन में साफ बोला हुआ है कि आरबीसी के कारण ही उसका जो रक्त है ना वो लाल होता है। तो भाई अगर उसको हटा देंगे तो भाई उसका वो अपना रंग खो देगा। तो ये तो सही है, जब तक वे रक्त में रहेंगे तब तक लाल रक्त कोशिकाएं लाल रहेगी। एक बात बताओ, क्या जब तक वो रहेंगे तब तक ही रहेगी? इसने ऐसा कुछ बोला है कि केवल केवल यही चीज है ना? इसने एक बार बताता हूं कि जो ओनली ऐसे जो शब्द आते हैं ना, ये क्या है ना, गलत करते हैं हमेशा। जब तक वे रक्त में रहेगी तब तक ये लाल रक्त कोशिकाएं लाल रहेगी। एक बार बताओ, लाल रक्त कोशिकाएं रक्त में रहने पर लाल होती है क्या? नहीं। लाल रक्त कोशिकाएं तो पहले ही लाल है, कथन में बोला भी है, इसी के कारण रक्त लाल होता है। अगर ये बोल देता है ऐसे कि लाल रक्त कोशिकाएं हट जाएगी तो यहाँ ये जो लाल रंग है ना वो भी अपना लाल रंग हट जाएगा, तो ये सही होता। यानी कि अभी ये गलत है भाई, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी। इसको देखो, इसको एक्चुअल में मैं करवाता हूँ हमेशा ही। कैसे करवाता हूँ, मैंने ये भी चीज़ बनाई, इसको लिख लो फटाफट, ई। अब मैंने सी बराबर ओ ले लिया, और ओ से छोटा कौन है? ओ से ओ बड़ा है किससे? एम से, और एम बड़ा है किससे? टी से बराबर, ठीक है। अब मैंने एम बराबर ए ले लिया, यहाँ पे ए लिख लिया, और ए बड़ा है किससे? एल से। अब ये जो मेरी इक्वेशन बन गई ना, इसको इसी से मुझे आंसर निकालना है। क्या ई बड़ा है एम से? ई बड़ा है एम से भाई, ई बिल्कुल भाई, ये सही है। देखो इन दोनों के बीच एक ही सेम डायरेक्शन है और सबसे बड़ा चिन्ह यही है, ठीक है। सी बड़ा और बराबर है टी के। क्या एक बार बताओ, इन दोनों के बीच अगर ये बड़ा आ गया तो सी बड़ा ही हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता भाई। तो ये चीज तो गलत हो गई। एल बड़ा है टी से, एल बड़ा है टी से। अगर एल और टी के बीच में जाऊंगा तो इसको इधर लिखूंगा तो इन दोनों के बीच अपोजिट साइन आ जाएंगे, अपोजिट साइन। तो ये तो साफ गलत हो गया। यानी कि आंसर क्या हो गया? ओनली वन भाई, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच पर माच जुड़ा है? माच सबको पता है, माच मालवा क्षेत्र से संबंधित है, और मालवा क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित एक नमूना आंकड़ों के लिए माध्य इतना है, माध्य कितना है, बहुलक कितना है? ये हर मॉक में मैं इसका लगभग हर मॉक में क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्य का माइनस 2 माध्य, 3 इंटू माध्य का क्या हो गया? 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60, ये 144 हो गया, माइनस 120। तो क्या बहुलक क्या आ गया? 24। ये रहा भाई 24। सिर्फ फॉर्मूले मान रखना है और सोल्व करना है, आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 और 17 से मैं कैसे 970 पे पहुंचूं? मैं एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 8 का मैं दुगना भी कर दूंगा
तब भी तो 970 नहीं पहुंच रहा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्यूब करूंगा तो 17 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 49 13 हुआ है ना, 17 का क्यूब तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा भाई। एक 196 अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ और इसका 289 स्क्वायर कर दूँ, इसको जोड़ दूँ 5, मुझे एक चीज़ समझ में, मैं इसको 5 जोड़ रहा हूँ तो हो सकता है ऐसा दुगना तो नहीं कर दिया इसने। 17 18 3 और 485 का अगर मैं दुगना करूँ तो मुझे 970 मिल रहा है, यानी कि स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के दुगना किया गया है। अब देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 24 का स्क्वायर 576, इसको मैं जोड़ूंगा 8 15 16, और ये कितना 7 8 865 का क्या दुगना करूंगा तो 1730 आएगा, 0 3 और कितना बच गया 3, तो 16, एक मिनट एक मिनट, 2 से ना तो 3 एक ही तो बचेगा 17, 1730 1730, तो भाई ए आंसर आ गया। ये फॉर्मूला सबको पता चल गया, ये फॉर्मूला क्या लॉजिक सबको पता चल गया। ये क्या वो लॉजिक है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर का प्लस करके दुगना किया गया है। ओके, एक बार बताओ, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है। एक बार बताओ, विद्युत के साथ अपघटन किया जाता है, सबने सुना होगा विद्युत अपघटन, विद्युत चुंबकत्व, गैल्वेनीकरण। क्या विद्युत लेपन किसी ने सुना? मैंने तो नहीं सुना भाई, तो मैं तो इसी को गलत मानूंगा, यानी कि विद्युत के साथ लेपन, विद्युत के साथ इसका रासायनिक प्रयोग नहीं होता होगा या प्रभाव नहीं पड़ता होगा इस पे। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक समूह चर्चा में लगे हुए थे। ए डी के ठीक पहले और बी के ठीक बाद बोलता है। ये क्या बोल रहा है कि जो ए है ना, ए वो डी के ठीक पहले और बी के ठीक बाद में बोलता है। ये लाइन मैंने बना ली। क्या? बी एफ के ठीक बाद में बोलता है, बी एफ के ठीक बाद में बोलता है, सी डी के बाद, सी डी के बाद, और ई से पहले बोलता है। एक बार बताओ, क्या ये अरेंजमेंट नहीं बन गया? ये अरेंजमेंट किसने चर्चा शुरू की? चर्चा किसने शुरू की? एफ ने शुरू की भाई। अगर सबसे पहले एफ बोल रहा है तो चर्चा उसी ने शुरू की होगी ना। एक मिनट भैया, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जीरोफ्थाल्मिया नामक रोग होता है? देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है सूखी आंखें। अब सूखी आंखें कब बनती है? जब आपको रेटिनोल, रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग देखा होगा, मेरे पापा के होता है ये रोग, टेबलेट भी चलती है। जब सूखी आंखें कब होती है? जब रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण, सबको पता है। एक बार बताओ, विटामिन के को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन सी को बोलते क्या है? आंसर तो ए हो गया। इसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल बोलते हैं ना भाई। बस बता दिया मैंने। तो ये इसका आंसर क्या गया? विटामिन ए। वर्तमान में अरुण दीपक की आयु के बीच 4:5 का रेशो है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 हो जाएगी। एक बार बताओ, वर्तमान के बीच तो 4:3 का रेशो दे रखा है अरुण और दीपक के बीच। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु 26 दे रखी है। अगर 6 वर्ष के बाद 26 है तो वर्तमान में कितनी रही होगी? 20। 6 माइनस कर दूंगा तो 20। इसने क्या कह रहा है कि भैया अरुण की आयु 20 नहीं है, वर्तमान में 4 है,
इनकी 4 का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 15। और वर्तमान में दीपक की आयु क्या होगी, दीपक की आयु 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम अप्रभावित है। एक बार बताओ ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है। एक के बाद ग्रेडिंग सिस्टम को अपन यह बोल सकते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर ग्रेडिंग सिस्टम बोल सकते हैं कि रैंक वाइज, किसी की रैंक 1 आई, किसी की रैंक 2 आई, किसी की रैंक 3 आई। ठीक है, हाँ रैंक के बिना अच्छे प्रदर्शन का कोई कारण नहीं है। एक बार बताओ क्या रैंक से ही अच्छे प्रदर्शन का कारण बनता है, क्या रैंक ही अच्छे प्रदर्शन का कारण बनती है। पहली बात तो एक बार बताओ, इसने अप्रभावी बोल दिया तो ये तो विपरीत बोल रहा है ना, ये विपरीत बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया। नहीं, अब इसने बोल रहा है अप्रभावी, इसने पहले ही बोल दिया नहीं, अच्छे अंक हासिल करने के लिए अब जाना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार बताओ, उसने पहले ही बोला है कि ग्रेडिंग सिस्टम अप्रभावी है तो मेहनत करने के लिए भाई, अच्छे अंक हासिल करने के लिए तो अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो ये दोनों गलत होंगे, दोनों मेरे हिसाब से तो दोनों गलत होंगे। हो सकता है आपके हिसाब से कुछ आंसर और हो। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। जो ये प्रश्न आकृति है ना, प्रश्न आकृति, इनसे बनानी है, इनसे एक आकृति बनानी है। एक देखो मेरी बात को समझो, ये तीनों से मिला के मुझे एक आकृति बनानी है। अब मुझे ढूंढना है तीनों। एक बार बताओ, यहाँ पे वर्ग है, इसमें भी एक वर्ग है, इसमें 2 वर्ग आ गए तो ये तो नहीं होगा। इसमें एक वर्ग है, इसमें एक वर्ग है, इसमें एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें तो 2 त्रिभुज है। एक बार बताओ, तो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी एक ही त्रिभुज है, जबकि इसमें 1 2 3 और ये 4 त्रिभुज हो गए, जबकि अपने पास त्रिभुज कितने 2, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इसमें देखो, एक तो ये बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, यानी कि मेरे पास वर्ग भी है और ये 2 त्रिभुज भी है, इसको ही मिलाया गया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, देखो सुनो, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या ऐसी नहीं आकृति बन जाएगी। तो ए आंसर आ गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। ये भाई मेरे 2023 के सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया था। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, सबको पता होना चाहिए। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, के, सबको पता होगा। ये तो वो क्वेश्चन है जो 99% क्या मैं 100% ही आदमी सही करेंगे इस क्वेश्चनों को। तो कुछ पार्क पुस्तकालय है, क्या बोल रहा है, जो कुछ पार्क है ना, पार्क वो क्या है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। कुछ बैंक क्या है, लाइब्रेरी है, बिल्कुल। सभी स्कूल बैंक है, ये क्या हुआ, स्कूल बैंक है, स्कूल। अब ये बोल रहा है, अब ये मैंने इसका डायग्राम बना लिया, ये बोल रहा है कुछ बैंक स्कूल है। एक बार बताओ, कुछ बैंक स्कूल है, बिल्कुल है। ये जो हिस्सा है बैंक का, ये तो स्कूल है, ये तो सही हो गया। कुछ पार्क बैंक है, एक बार बताओ, पार्क यहाँ है, बैंक यहाँ है, क्या कोई सीधा रिलेशन है इन दोनों के बीच, नहीं, तो ये गलत हो गया। ओनली वन अनुसरण करता है। देखो शेलोग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये इसका क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन इसका क्वेश्चन आना ही आना है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है। इसका मान क्या दे रखा है, 1628, 2 इंटू 22/7 आर प्लस एच इंटू 1628। इसको मैं काट देता हूँ, मैं इसको 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, 5 2 4 और 8, 148। इसको 4 से काटूंगा तो 74 और 37। तो आर और आर प्लस एच बराबर क्या हो गया, 37 इंटू 7, यानी कि
9 और 21 से 25। इसका मान ये हो गया, इसका मान ये। एक्चुअल में क्या है पूछा है मेरे से, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी, और मुझे ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अंतर भी दे रखा है, h माइनस आर बराबर 23 दे रखा है। अगर मैं यहां से एक बार बताओ h बराबर 23 प्लस आर लिख दूंगा, है ना। अब देखना, ये एक दूसरी चीज बन गई, एक ये चीज बन गई, यहां से ये रख दिया मैंने। अब एक चीज बताओ, h का मान मैं अगर यहां रख दूं इस समीकरण में, ये दूसरी समीकरण है, एक समीकरण बन गई। अगर मैं h का मान यहां रख दूं तो r प्लस 23 प्लस r बराबर 259। ये हो जाए आर स्क्वायर प्लस 23r प्लस आर स्क्वायर बराबर 259। तो क्या आ गया, 2r स्क्वायर प्लस 23r बराबर 259। अब एक चीज देखो, अब यहां से मैं क्या इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं यहां से ऑप्शन उठाता हूं, एक बार बताओ, मैंने त्रिज्या उठाई, त्रिज्या आर उठानी, त्रिज्या क्या है 10, अगर मैं 10 मानूंगा तो 200 और 230, इनकी 430 हो गई, तो इनकी 430 हो गई तो ये तो 259 होनी चाहिए ना, नहीं ये तो गलत हो गया। अब मैंने 7 उठाई तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 इंटू 2 यानी कि 98 यहाँ से आ गया, प्लस 23 इंटू 7 161, ये क्या आ गया 9 25, इनकी 259 आ गया भाई 259, तो ये आंसर हो गया। अगर मुझे आर कितना मिल गया 7 मिल गया 7, तो एच बराबर 30 नहीं आ गया 30, तो यही तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ ये दे रखा है और इन्होंने प्रतिशत दे रखा है। पहली बात, उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात दर्शाता है। ओके, एक बार बताओ 1998 में, 1998 कहाँ है भाई, 1998 ये रहा, इसमें सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या टोटल कितनी थी 21,200, उपस्थित कितने हुए एक बार बताओ। 1998 में 21,200 टोटल थी, उपस्थित कितने हुए, उत्तीर्ण, अच्छा क्वालिफाइड उत्तीर्ण, ये तो उत्तीर्ण लोगों की संख्या है। ओके, जो ये संख्या है ना ये उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण कितने 1998 में 80, और मुझे चाहिए कितने 100 का मान, ये 4 ये 5, ये 4 से मैं काटूंगा तो 153 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 285, नहीं 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 इवन 005 25 26 265, वहाँ तो 26,500 आ गया भाई, 26,500, तो 26,500 कहाँ है भाई, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनकॉमन लव द एलर्जी लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी है, तो ये तो नहीं पता भाई, ये नारायण मूर्ति ने तो नहीं लिखी, नारायण मूर्ति है तो नारायण मूर्ति लगा देते हैं, एग्जाम में करते ही ऐसे क्वेश्चनों को, आदमी सोचता है। गांव एक्स और वाई के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ओके, एक्स और वाई, एक्स से ना जेड से कितना 15 किलोमीटर दूर है। ओके, तो इससे तो निकाला ही नहीं जा सकता, इससे तो नहीं निकाला जा सकता। वाई जेड से 20 दूरी है, वाई और जेड के बीच क्या है 20 है। ओके, इससे भी नहीं निकाला जा सकता, क्या दोनों को मिला के निकाला जा सकता है, एक बार बताओ न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगी दोनों के बीच, एक्स जेड से 15 दूर है और वाई और जेड के बीच 20 है, तो एक बार बताओ ये किसी भी दिशा में हो सकता है ना, न्यूनतम दूरी, हाँ तो यहाँ दोनों मिला के निकाली जा सकती है। हाँ 15 और 20 का ट्रिपलेट बन जाएगा तो 25 होनी चाहिए, इनकी कहाँ गया भाई दोनों, एक्चुअल में क्या है ना दोनों मिला के होनी चाहिए, लेकिन अगर इसने नहीं दे रखा ना दोनों मिला के, तो फिर भाई कोई सा भी नहीं होगा, फिर दोनों मिला के नहीं होगा, फिर तो डी होगा, क्योंकि फिर इसने क्या किया है, इसने इसकी दिशा ही नहीं मानी, तो मेरे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए। 55 से विभाज्य है, 55 में क्या आता है
11 और 5, यानी कि एक दोनों संख्या या 5 से विभाज्य होनी चाहिए, 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबके पीछे 5 है तो 5 से तो विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, सम वाली संख्या और विषम वाले जो स्थान है ना, उनको माइनस करो या प्लस करो तो 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये 9 है, ये 15 हो गया, ये कितना 14 और 19। क्या 15 और 14, क्या इनका अंतर 11 से मल्टीप्लाई है? नहीं। क्या इनका योग 11 से मल्टीप्लाई है? नहीं। एक बार तो 1 और 5 6 और 6 2 8 8। देखो ये कितना हो गया, 14 और 5 19। एक तो 19 हो गया और एक 8 हो गया। अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो 11 11 से मल्टीप्लाई है। अगर मैं 19, देखो तो ये बिल्कुल भाई ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, बी वाला, बी ऑप्शन आ गया भाई, बी। योग नहीं, माइनस होना चाहिए। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना। विटामिन डी की कमी से होता है ना रिकेट्स रोग। तो एक मिनट यार, एक मिनट, ये क्वेश्चन शायद मैंने वहां पे गलत बता दिया। कहाँ गया भाई वो? एक मिनट, शायद ये ई वाला मैंने गलत बता दिया। वो जो मुझे एक्चुअल में याद आया, ये कौन सा, ये 63 वाला है ना। इसमें जो विटामिन के का जो मैंने बताया था ना, टोकोफेरोल, वो एक्चुअल में ई का होता है, ई का। तो ध्यान रखना भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, विटामिन डी इसका आंसर होगा। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ए किसी रितौंधी रोग, सी किसी स्कर्वी रोग और बी किसी बेरी बेरी रोग। निम्नलिखित दंड आरेख आलेख एक विशेष वर्ष में स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई धनराशि। तो हॉकी और फुटबॉल पर खर्च की गई धनराशि। ओके, एक बार बताओ, हॉकी और फुटबॉल पर कितनी खर्च की गई है? हॉकी कहाँ है? हॉकी और फुटबॉल 180। और बास्केट और बॉल टेनिस बॉल पर कितनी खर्च की गई है? 200। तो 180 200 का कितना प्रतिशत हो गया भाई? 90%। 90%। लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्वेश्चन देखो, अगर आप लोग मेरे सारे मॉक फॉलो कर रहे होंगे तो ये मैंने बताया है। मैंने वहां पे एक चीज बताई थी आप लोगों को, बता देता हूं, यहां भी बता देता हूं कि साइन 15 और कोस 15, तो ये कोस 75 का मान, जो दोनों का मान सेम होता है, क्या? √3 - 1 अपॉन 2 √2। एक होता है साइन 75 और कोस 15, इन दोनों का मान सेम होता है √3 + 2 √2। एक होता है टेन 75 और कोस 15, इनका मान सेम होता है, क्या होता है? 2 √3। और एक होता है टेन 15 और कोस 75, इन दोनों का मान होता है सेम, वो 2 √3 इस 2 - √3। अब ये मैंने सारे मान लिख दिए। अब यहीं से मुझे इसका मान निकाला। टेन 15 की जगह मैं रखूंगा क्या? टेन 15 की जगह मैं रखूंगा 2 √3। और कोट 75 की जगह यहाँ भी, यहाँ कोट लिखना था, कोस लिख दिया क्या मैंने? कोट 75 की जगह क्या लिखूंगा? 2 √3, इनकी दोनों का स्क्वायर, प्लस टेन 75 की जगह 2 + √3, और 15 की जगह भी ये लिखूंगा तो स्क्वायर हो गया। एक बार बताओ, ये क्या हो गया? 2 - √3 का स्क्वायर प्लस 2 + √3 का स्क्वायर। ये माइनस है, सॉरी, यहाँ माइनस है, माइनस। एक बार एक फॉर्मूला था, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab। 4ab, तो यहां से 4 आ जाएगा। a का मान 2 है और b का मान क्या होता है? b कहाँ गया भाई? b √3। तो कहाँ गया भाई b का मान?
अरे यार ये गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। एक्चुअल में ये 2a² प्लस b² होता है। ये क्या हो रहा है यार, 2a² यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 14 हो गया, 14 आंसर हो गया 14। एक्चुअल में ये जो होता है ना 4ab, ये यहाँ माइनस आएगा तब 4ab होगा, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए भाई, हो जाती है, हूँ आदमी हूँ भाई, मशीन नहीं हूँ। कोई भी ट्रॉली ट्रैक्टर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। कोई भी टोकरी, ट्रॉली नहीं है, ट्रॉली कुछ, कोई भी ट्रॉली सूटकेस नहीं है, सूटकेस ओके। कुछ ट्रॉलियों के सूटकेस, कुछ टोकरियों के सूटकेस होने की संभावना है बिल्कुल। एक बार बताओ, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तब भी तो ट्रॉली का कुछ हिस्सा, मतलब ट्रॉली सूटकेस से संबंधित नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो आ सकती है ना, तो ये तो सही हो गया, संभावना तो सही हो गई। कुछ सूटकेस टोकरियाँ है, नहीं भाई, कन्फर्म नहीं कह सकते, संभावना कह सकते हैं, कन्फर्म नहीं कह सकते। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि जो यांत्रिक तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में विचरण नहीं, संचरण नहीं करती। सबको पता है निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। इसको सोल्व करो। वी बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले भाई क्या सोल्व करो, आपके जो ये बार लगा हुआ है ना, बार, वो सोल्व कर दो। तो ये बार सोल्व किया तो 9 आ गया। उसके बाद क्या कर दो, कोष्टक सोल्व कर दो, कोष्टक। तो ये कितना हो गया, -1। तो ये प्लस, ये 4 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया। 7 - 2, 7 - 5 तो 2 बच गया। तो 20 - 2 कितना, 18, 18, 18। तो आंसर क्या आ गया, 18। सोल्व करते जाओ बस, कुछ नहीं है। 22 से 18वें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर, एक बार बताओ 18वें अक्षर पे आएगा क्या, आर आएगा, आर। 22 से 18वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, 3 और 6, एक्स आएगा, एक्स। 24वां पूछा है, कुल मिलाकर 18 + 6 24वां, एक्स। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी आधार की त्रिज्या 14 है। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। अब इसमें मान ही रखना है 1/3 22/7 इंटू आर कितना है, 14 × 14 × 12। अब सोल्व ही करना है इसको, फटाफट सोल्व कर दो। 14 से ये 2 बार गया, 3 से ये 4 बार गया, तो ये कितना हो गया 28 और कितना 28 56 112 इंटू 22, 22 2 44 और ये कितना हो गया 4 बच गया, ये 22 6 2 बच गया, 22 24 24 64 24 64, ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 420 और 6 है। यदि संख्याओं का ये 102 है तो संख्याओं का अंतर कितना है। देखो टाइम कम है, इसमें टाइम लग सकता है, तो मैं 1 सेकंड के लिए इसको फोल्ड कर देता हूं। अभी मेरा जो टारगेट है वो है कि पूरे क्वेश्चन एक बार में सोल्व करवाना, उसके बाद देखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया, तो मौजूदा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द शामिल किए गए। सबको पता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का, तो ये मेरे हिसाब से सोनार का उपयोग किया जाता है। अंतर्जल के जल के अंदर, इसको देखो नेक्स्ट आकृति कौन सी आएगी, मतलब ये जो आकृति है प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सी आकृति आएगी, एक बात देखना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि मुझे चौथी आकृति भी नीचे आराम से दिख जाए। ओके, ये देखो ये क्या किया इसने, ये पहले इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर गया, यानी कि ये जो भरा हुआ स्थान है ना वो इस साइड आएगा, इस साइड। इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में है। ओके, सब में है भाई, सब में है। अब देखना दिल, देखना ये दिल वाला हट देखना, ये एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये पहले देखो ये यहाँ आया है, फिर यहाँ है। देखो उल्टा घुमाए, लेफ्ट साइड घुमाए तो ये लेफ्ट साइड घूमेगा, लेफ्ट साइड।
एक मिनट देखना, ये यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, फिर यूं घूमा, फिर यूं घूमा, ठीक है। तो एक बार बताओ, राइट साइड घूम रहा है ना, मतलब देख लो रे यार, 90 डिग्री घुमा, 90 डिग्री। तो ये इस साइड आएगा, यानी कि जो ये हिस्सा है ना, ये इस साइड आएगा, इस साइड। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, भरा हुआ तो आएगा नहीं, इन दोनों में से एक होगा। अब देखना, ये किस साइड आएगा, ये इस साइड है या इस साइड, तो ये इस साइड आएगा, दोनों में इस साइड है। यानी कि कुछ ना कुछ ये दोनों सेम लग रहा है, सेम। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगी। इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 5 है, पांच पांच कोने हैं। इसमें कितने कोने हैं, इसमें 6 कोने हैं, तो ये गलत हो गया। तो डी आंसर हो गया, डी। 6 व्यक्ति है, 6 मित्र है, एक वर्त में बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ओके, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ओके। तो मैं जो 6 व्यक्ति बना लिए मैंने, अब जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी ना, वो ये लगी कि सुमन गगन के दाएं दूसरे स्थान पर है। सुमन है ना, गगन के जो पिक्स बैठा हुआ है ना, पहले उसको सोल्व करना है। दाएं दूसरे स्थान पर बैठी हुई है। समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है, ओके। गगन प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है। यानी कि एक बात बताओ, गगन है ना, प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है, और किरण व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ किसको रख दूँ, यहाँ किरण को रख दूँ और व्योम को यहाँ रख दूँ, तो किरण के बगल में मैं समीर को कहाँ बिठाऊंगा भाई? तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ व्योम को रखना पड़ेगा, और प्राण और व्योम के बीच कौन है, गगन। तो व्योम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगी, किरण। और किरण और समीर तो पड़ोसी है ही सही, ये लो। तो व्योम के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, व्योम बाएं चौथे स्थान पर किरण होगी, किरण किरण किरण, डी। भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्री अभ्यास का नाम क्या था, वह एक्स अयुत्या था भाई। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। टेक्स्ट बुक के मॉक रिपीटेड बहुत होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो भाई ध्यान रखना। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति किसके समान होती है, तो सबको पता होगा हेलोजन के समान होती है। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित, तो फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है भाई। यार ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है यार। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान की। सौर सेल किससे बनाया जाता है, तो भाई सिलिकॉन से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो भाई ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्या है, भारत की भक्ति सूफी परंपरा के संदर्भ में। यार ये नहीं पता भाई। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो सबको पता है भाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ABCD, अरे यार ये तो मैंने फटा कर दिया यार। ABCD समांतर चतुर्भुज है। एक बार बताता हूं, ये बोल रहा है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD, देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ACB क्या है, ACB 40 डिग्री है, 40 डिग्री। BAC कितना है, BAC 80 डिग्री। तो ये कितना मिल गया मुझे, ये कितना मिल गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या मिल गया, ACB 40 है ना, ओके ACB 40 है, ये 40 है, और ये तो ये मुझे 60 मिल गया है, ये 60 मिल गया, गलती से लिख दिया था, सॉरी। मैं एक बात बताता हूँ, कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ये अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा, समझ रहे हो। तो ये अगर 60 है ना, तो ये भी 60 होगा। और इसने पूछा क्या, ADC थी पूछा है, तो 60 इसका आंसर हो गया, 60 60, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीले हरे नीले
मैंजेटा बैंगनी और नारंगी रंग के 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। ओके भाई, ये कहता है कि रखे तो हुए हैं लेकिन इस क्रम में रखे हुए ये नहीं कह सकता मैं। पीले और नीले बॉक्स के बीच 4 बॉक्स है। एक बार बताओ, लाल बॉक्स नीले बॉक्स के ठीक नीचे और बैंगनी बॉक्स की, इसको तो मैं अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा देर के लिए होल्ड कर देता हूं। लाल बॉक्स नीले बॉक्स के ठीक नीचे, लाल नीले बॉक्स के ठीक नीचे और बैंगनी बॉक्स के ठीक ऊपर, बैंगनी के। ओके, 3 बॉक्स तो ये आ गए। ओके, हर हरे बॉक्स को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। ओके, एक बार बताओ, अगर टोटल बॉक्स कितने 7, अगर मैं नीले और पीले बॉक्स के बीच 4 व्यक्ति ऊपर रख दूंगा तो ये तो 9 हो जाएंगे ना। तो ऊपर तो नहीं रख सकता, अब रखूंगा कहाँ, नीचे। तो एक बार बताओ, 4 मैंने रख दिए इनके बीच, 4 पीले के बीच। ये बोल रहा है टोटल 6 हो गए। 7वां कौन सा है, सबसे सबसे निचले पे कौन सा रखा हुआ है, हरा। अब ये बच गए भाई, क्या बच गया, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है। ओके, ये भी नीले लिख दिया है। ओके, अब मेरे पास कौन सा बच गया। पहली बात तो इसने पूछा क्या है, सबसे ऊपर वाले बॉक्स का रंग, सबसे ऊपर वाला बॉक्स कौन सा, नीला है, तो मुझे इन दोनों को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बच कौन से गया था, मैजेंडा, और कौन सा बच गया था भाई, हरा आ गया था, नीला आ गया था, लाल बच गया था ना, नारंगी, सॉरी नारंगी। ये दोनों यहाँ आपस में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे पूछा क्या है, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर नीला है भाई, नीला। भारत का आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव था। अभी तो ये मॉक नंबर 2 में लिखवाया है मैंने, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ भाई, सबके एक्सप्लेनेशन इसी वजह से देता हूँ आप लोगों को। तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना। आप दूसरा मॉक देखना, उसमें मैंने पूरी डिटेल लिखवाई है इसकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक। बंगाल की खाड़ी के दबाव के कारण तेज हवा ने सभी होर्डिंग्स गिरा दिए। हवा तेज थी बिल्कुल, अगर होर्डिंग्स गिरे हैं, इसने लिखा है तेज हवा थी, होर्डिंग्स ठीक से नहीं लगे हुए थे। क्या ये बात सही है? एक बार बताओ, तेज हवा ने अगर होर्डिंग्स गिरा दिए तो कैसे ये कह सकते हैं कि ठीक से नहीं लगे हुए थे? हो सकता है ठीक से लगे हुए और तूफान आ गया हो। तो मेरे हिसाब से तो पहला ही धारणा निहित होगी, बाकी नहीं। जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म, केल्विन पर गर्म किया जा करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाता है। तो भाई ये 373 केल्विन आता है, 373 केल्विन। 26 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? एक्चुअल में इसका मैं आप लोगों को बताया भी हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं एक बार आज फिर लिखूंगा, इसके बाद नहीं लिखूंगा। 025, 036, 146, ये मेरे किसके, जनवरी से लेके दिसंबर तक के कोड हो गए। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि 2000 का जो मेरा कोड है ना, वो 6 होता है, 6। 1900 का मेरा कोड क्या होता है, 0, है ना। और जो मेरा 1800 का कोड होता है वो होता है 2, और जो मेरा 1700 का कोड होता है वो होता है 4। फिर वापस मेरा जो कोड होता है 1600 का वो होता है 6। फिर मेरा वापस 0 आ जाएगा, 1500 का 0। ये ऐसे चक्कर चलता रहता है। अब देखो, मेरा जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है डे प्लस मंथ का कोड प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी वाला, ठीक है, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, ये अपॉन 7। एक चीज बताता हूं, और मेरा जो पहला देखो, डे कौन सा है, 25 तारीख है। मंथ कौन सा है, मई। मई का कोड क्या आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 2। यहाँ शताब्दी का कोड क्या आ गया, 6। ओके, ईयर कितने हैं, 66। और एक्चुअल में लीप ईयर कितने हैं इसमें, तो 4 से भाग दूंगा तो 16 लीप ईयर आ गए। अब 7,
यार क्या कर दिया सब, कैसे लाइन खींच रही है बार बार, लाइन बार बार गलत कैसे खींच रही है। हाँ अब सही खींच गई। 25 और 2 27 और 6 33, 33 और 16 49, तो ये 49 तो कट जाएगा 7 से, अब 66 ही बच गया। 66 का मतलब 3 शेषफल बचेगा 3। अब मेरे जो ये फॉर्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग एक के अकॉर्डिंग एक का मान होता है कौन सा, संडे। तो 3 का मान क्या होगा, 3 का मान, 2 का मान मंडे, 3 का मान ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आ गया, मंगलवार। मंगलवार मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मंगलवार आ गया। ओके, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचता है अपने 83। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करवा देता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये बोल रहा है कि मेरे पास दो संख्या है, अगर जिनका एलसीएम क्या है, एलसीएम वो 420 है और एचसीएफ 6 है। अगर 6 एचसीएफ है तो मैं 6A और 6B वो दो संख्याएं मान सकता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले मॉक में बताया था। और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6AB। अब ये कह रहा है 6AB नहीं है इनका एलसीएम है 420, तो AB बराबर कितना आ गया, 70। एक चीज़ देखना, अगर मैं 6A प्लस 6B बराबर 102 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है अपने को, तो 6A प्लस B क्या हो गया, 102। इसको मैं काटूंगा तो A प्लस बी क्या आ जाएगा, 17। अगर मैं A प्लस बी का स्क्वायर कर दूंगा तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बराबर क्या आ गया, 289। अब यहाँ से मैं AB का मान रख दिया मैंने 70 140, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 149। तो क्या, अब एक बार बताओ, A माइनस बी निकालना है मेरे, A माइनस बी। अब इनका मैं निकालूंगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अगर मैंने यहाँ से इसका 149 रख दिया माइनस 140, तो ये मुझे क्या 9 नहीं बच गया। अगर A प्लस बी का स्क्वायर, अगर मुझे 9 मिल गया, समझना ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 83। मैं अभी करवा देता हूँ 83 को। इसको ऐसे कैसे रखूँगा मैं, थोड़ा सा मैंने करवाने की फास्ट भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं इसको करवा दूंगा। यार ये हर बार का काम कैसे हो गया, नेटवर्क में इशू आ रहा है क्या, बार बार टेस्ट बुक चलता भी। अच्छा ये एनालिसिस ही आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। दूसरी टैब खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा बस। ए भाई क्या चाहता है मेरे से, क्या चाहता है भाई, अरे यार इतनी देर में तो मैं दोबारा ही चालू कर लेता, अब तो आ जाना चाहिए। ये दूसरी टैब भी खोल लेते हैं यार, टुकुरे यार। अटेम्प्टेड कहाँ गया, अटेम्प्टेड मैंने ये रहा एनालिसिस 3 नंबर। ओके क्या हो रहा है यार, बता नहीं रहा। मैं वैसे ही नंबर बता देता हूँ आपको। अपने जो नंबर आए वो 89 आए और अपनी जो रैंक आई है 54 आई है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको सीधा ही, बार बार दिक्कत कर रहा है यार। इसका सॉल्यूशन देख लो यार, प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार। शायद ये टेस्ट बुक ही धीरे चल रहा है ना। चलो जो क्वेश्चन नहीं आए और जो क्वेश्चन गलत हो गए मैं उनको बता देता हूँ फटाफट। ए भाई यार क्यों परेशान कर रहे हो यार मेरे को, एक मिनट दोस्तों यार, थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ। क्या करो, जब ये नेट चलेगा तभी तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इसको मैं ये, हाँ तो दोस्तों चल गई ये अपना नेट, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। ये टैब खुले हुए अपने 90 सही है और 3 गलत है। ओके तो अब जो एक काम करते हैं, पहले ये कौन सा क्वेश्चन था इसको कर देते हैं। 83 था ना, 83। हाँ तो इसमें एक्चुअल में कहाँ तक आ गए थे अपन,
अपने को जो मिल गया था ना, वो मिल गया था ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 9। तो ए माइनस बी कितना आ गया, 3 आ गया, 3। अपने को चाहिए क्या, 6 ए माइनस बी। तो इसको 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस 6 बी 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। 18 18 कहाँ है, ये रहा भाई 18। तो ये अपना इसका आंसर था। ओके, अब जो बच गए क्वेश्चन में आपको फिल्टर मार देता हूँ, इनकरेक्ट प्लस अनअटेम्प्टेड। जो ये क्वेश्चन है ना, अब केंद्रीकरण किसको, कोलाइड को अलग करता है शायद, है ना, कोलाइड को अलग करता है। ओके, इसका आंसर कौन सा एक कोशिकीय जीव उस भोजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है जिसमें, कौन सा, तो ये अमीबा होता है जिसमें बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आच्छादित। ठीक, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में किया जाता है, तो भाई ये फार्मिक का किया जाता है शायद, हाँ फार्मिक का, वस्त्र और चमड़े के प्रसंस्करण में। ठीक है, ध्यान रखना, इसको गिन लेना भाई, ये मैं नहीं गिनूंगा, जो भी आएगा इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा भाई इसका आंसर, ये मैंने नहीं करवाया था, कर लेना अपने आप से। इसका आंसर क्या होगा, चीन। जनवरी 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हस्ताक्षर ज्ञापन, तो क्यूबा। क्यूबा, अच्छा ये गलत हो गया मेरे से, हाँ? तो विद्युत चुंबकत्व तो आएगा भाई इसका, बस ये किसका आएगी भाई, नारायण मूर्ति वाली पुस्तक किसकी है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की। ओके, ये अपना आंसर, ये सॉल्यूशन करवा दिया, 18 इसका आंसर है। भारत की भक्ति सुक्ति परंपराओं के संदर्भ में शिव के एक भक्त माणिक कवच करक, ये क्या है, ये गलत हो गया अपने से, 98। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर तो दोनों ही नहीं आएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। ओके, यानी कि या तो तेज हवा चलेगी तो बोर्डिंग्स गिरेगी, ये मतलब जो भी है इसका लॉजिक भाई ढूंढ लेना, मैं आपको बता देता हूँ, चलो आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव के दौरान तेज हवा ने बोर्डिंग्स गिरा दी। ये कह रहा है कि तेज हवा थी, बिल्कुल तेज हवा थी तो बोर्डिंग्स गिरेंगे, यानी कि या तो तेज हवा रही होगी या बोर्डिंग सही से नहीं लगे होंगे, दोनों में से एक सिचुएशन बनेगी। तो भाई ये अपने इसी के साथ पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को देखना है, मस्त सोल्व करना है खुद से हर एक चीज़ को। अगर आपको जो चीज़ नहीं आती उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको PDF डाल दूंगा आज। कौन सी PDF का बोला था मैंने डालने को, हाँ मुझे याद आएगा तो मैं डाल दूंगा अभी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट मॉक में, हाँ। और कल आपका जो सेक्शन वो प्रीवियस ईयर मॉक आने वाला है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना भाई, ताकि मैं आपके सारे मॉक करवा दूँ, ठीक है भाई लोगों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।